हेलो बच्चों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान का तीसरा पाठ बल तथा दाब का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला भाग में हम लोगों ने बल के बारे में, दाब के बारे में पढ़ा था। बल में क्या क्या है, संपर्क बल, असंपर्क बल देख चुके हैं। इस तरह से संतुलित और असंतुलित बल भी हमने देखा। अब जो है जड़त्व देखा और दाब के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो इस तरह से दाब का सूत्र भी हमने देखा था। दाब बराबर होता है बल बटे जिस पर बल प्रयुक्त किया है वह क्षेत्रफल। दाब की इकाई क्या होती है? एसआई प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन होती है और क्षेत्रफल की इकाई यम स्क्वायर होती है। तो दाब की इकाई n अपान यम स्क्वायर होती है। इसे ही पास्कल पीए कहते हैं। यह हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी ठोस पदार्थ पे दाब भी पढ़ चुके हैं। अपने चित्र के माध्यम से देखा कि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम पड़ता है और क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक पड़ता है, देख चुके हैं। अभी इस वीडियो में देखेंगे द्रव पदार्थ का दाब। इसके लिए आप देखेंगे प्लास्टिक का एक बोतल लेकर के उसमें रबड़ का गुब्बारा इस प्रकार कस करके बैठा दीजिए कांच की नली में। नली भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। नली का टुकड़ा गर्म करके बोतल में के आधार पर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर उसे एकदम अच्छे से लगा देना है और फिर उसके बाजू में, बगल में मोम वगैरह गर्म करके लगा देना है, जिससे कि पानी बाहर न टपके। इस चित्र के द्वारा जैसा दिख रहा है, बोतल है, इसमें नली लगाई गई है। अब क्या करेंगे? अब जिसमें पानी थोड़ा थोड़ा भरेंगे, बोतल में थोड़ा थोड़ा पानी भरेंगे तो हम देखेंगे कि गुब्बारा फूल रहा है। पानी भरते जाएंगे थोड़ा थोड़ा तो गुब्बारा फूल रहा है। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि पानी का दाब बोतल की दीवार पर भी पड़ रहा है, यानी पानी का दाब चारों तरफ है। दूसरा एक कृति और करके हम देख सकते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल जो आकृति में दिखाई गई है, इस तरह लेकर के इसमें 3 जगहों पे छेद बनाएं सुई से, मोटी सुई से, और उसमें क्या करें, फिर हम पानी में उसमें भरें। तो आकृति में दिखाई गई आप देख सकते हैं। पानी भरने पर जो दिखाई पड़ रहा है छिद्र, उससे पानी गिर रहा है नीचे। पहला, दूसरा, तीसरा 3 नंबर दिख रहा है। पहले नंबर पे तेज धारा है, दूसरे पर उससे कम, तीसरे पर उससे कम। यानी इससे क्या हो रहा है कि नीचे वाले छिद्र में पानी की धारा दूर तक जाती है और ऊपर की वाले में धारा नजदीक गिर रही है। तो एक ही स्तर पे द्रव का दाब समान होता है। तो उसी प्रकार द्रव की गहराई अनुसार दाब में वृद्धि होती है। अगर एक ही जगह 2 छिद्र बनाया जाए एक समान दूरी पे तो धारा समान गिरेगी, यानी एक स्तर पे दाब बराबर होता है और गहराई में जाने पर दाब बढ़ता जाता है। गैस का दाब, गैस प्रेशर देखेंगे। कैसे देखेंगे? एक गुब्बारा मुंह से फुलाते समय चारों तरफ फूलता है। गुब्बारे पर छोटा सा छिद्र किया तो उसमें हवा बाहर निकल जाती है और गुब्बारा नहीं फूलता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि गैस का दाब चारों तरफ होता है। वायु भी द्रव के जैसे ही जिस पात्र में बंदिश होती है उस पात्र की दीवार पर दाब प्रयुक्त करती है। सभी द्रवों और गैसों को तरल पदार्थ लिक्विड कहते हैं। पात्र का प्रवाही पदार्थ पात्र के सभी पृष्ठभागों पर, दीवारों पर और आधार पर अंदर से दाब प्रयुक्त होता है। बंद पात्र में दिए गए द्रव्यमान के प्रवाही पदार्थ में पाया जाने वाला दाब सभी दिशाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है। अभी हम देखेंगे वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सभी ओर हवा का आवरण है, ऐसा हमें पता है, पढ़ चुके हैं। इस हवा के आवरण को ही वायुमंडल या वातावरण कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठभाग से लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है। इसके भी आगे 400 किलोमीटर तक है, लेकिन यह बहुत विरल स्वरूप में पाया जाता है।
हवा के कारण निर्माण होने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ऐसी कल्पना करो कि इकाई क्षेत्रफल वाले पृथ्वी के पृष्ठभाग पर बहुत अधिक लंबा खोखला बेलन खड़ा है और उसमें हवा भरी है। आकृति जो दिखाई गई है ऐसा इस महसूस करो। तो अर्थात हवा का दाब इस भार और पृष्ठभाग के क्षेत्रफल के अनुपात में हमारे ऊपर पड़ता है। तो समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले हवा के दाब को एक वायुमंडलीय दाब, एक एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र सतह से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे हवा का दाब कम होते जाता है। वायुमंडलीय दाब यम बार अथवा हेक्टोपास्कल एचपीए इन इकाइयों में बताया जाता है। वायुमंडलीय दाब हवा के किसी एक बिंदु पर सभी दिशाओं में होता है। यह दाब कैसे तैयार होता है? किसी बंद पात्र में हवा होने पर हवा के अणु यादृच्छिक गति से पात्र की दीवारों पर प्रहार करते हैं। इस आंतर क्रिया के कारण दीवार पर बल प्रयुक्त होता है। इस बल के कारण दाब का निर्माण होता है। हम भी वायुमंडलीय दाब लगातार अपने सिर पर लेकर घूमते हैं, परंतु हमारे शरीर के खोखले भाग में भी हवा भरी होती है और रक्त वाहिनियों में रक्त भी होता है तथा उसमें का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जिसके कारण पानी तथा वायुमंडलीय दाब के नीचे हम फंस नहीं सकते, यानी हमें दाब का एहसास नहीं होता है। वायुमंडलीय दाब संतुलित होता है। पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब समुद्र सतह से की ऊंचाई के अनुसार बदलता है। जैसे जैसे हम समुद्र सतह से ऊपर जाते जाएं उसी तरह दाब में परिवर्तन होता जाता है। उत्प्लावक बल, अभी हम देखेंगे उत्प्लावक बल क्या है। इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। प्लास्टिक की एक खाली बोतल लेकर उसका ढक्कन कसकर बंद कर दें। अब बोतल पानी में डालकर देखेंगे तो बोतल पानी में ऊपर तैर रही है, वह पानी पर ही तैर रही है। बोतल को नीचे पानी में धकेलने पर भी वापस से ऊपर आ जाती है। प्लास्टिक की खोखली गेंद लेकर के भी इसी प्रकार का अगर हम प्रयोग करें तो भी पानी पर तैरती है। अंदर डुबाने पर भी वो बार बार बाहर निकल आती है। अब प्लास्टिक की पानी से पूर्णतः भरी बोतल का ढक्कन कस के बंद करके उसे भी पानी में डालेंगे तो बोतल पानी के अंदर तो जाएगी लेकिन तैरते हुए दिखाई देगी, पूरी तरह वो डूबेगी नहीं, इस तरह से दिखाई देगी। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? इसका कारण उत्प्लावक बल है। प्लास्टिक की खाली बोतल और गेंद पानी के पृष्ठभाग पर तैरती हैं। इसके विपरीत पानी से पूरी भरी हुई बोतल पानी के अंदर तैरती है, वह पूर्णतः डूबती नहीं है। अंदर के पानी के द्रव्यमान की अपेक्षा खाली बोतल का द्रव्यमान नगण्य होता है। ऐसी बोतल पूर्णतः डूबती नहीं है तथा ऊपर भी नहीं आती है। इसका अर्थ पानी से भरी बोतल पर नीचे की दिशा से प्रयुक्त गुरुत्वीय बल उसके विपरीत ऊपर की दिशा में प्रयुक्त बल द्वारा संतुलित होता है। यह बल बोतल के आसपास के पानी द्वारा निर्मित होगा। पानी में अथवा अन्य द्रव में अथवा गैस में होने वाली वस्तु पर ऊपर की दिशा में प्रयुक्त होने वाले बल को उत्प्लावक कहते हैं। जो ऊपर की ओर बल प्रयुक्त होता है उसे ही उत्प्लावक बल कहते हैं। कुएं से पानी निकालते समय डोरी से बांधी गई बाल्टी पानी में पूर्णतः डूबी होने पर भी जितनी हल्की महसूस होती है, पानी के अंदर जब बाल्टी रहती है तो वह हल्की महसूस होती है, उसकी अपेक्षा जब हम पानी से बाहर निकालते हैं तो भारी लगने लगती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण उत्प्लावक बल है। उत्प्लावक बल के कारण ही वो हल्का दिखता है, हल्की लगती है। इसी तरह हम एल्युमिनियम का एक छोटा सा पतला पतरा लेकर के किसी बाल्टी में पानी में डालें तो वो डूब जाता है, और उसी पतरे को मोड़कर छोटी सी नाव तैयार करके अगर हम डालें तो देखिए कि वो नहीं डूबता है। तो लोहे की कील पानी में तो डूबती है, परंतु स्टील का बड़ा सा जहाज पानी में तैरता है। ऐसा क्यों होता है?
तो द्रव में डुबाए गए वस्तु पर उत्प्लावक बल प्रयुक्त होने के कारण वस्तु के द्रव्यमान में कम होने का आभास होता है। मीठे पानी के तरण तालाब में तैरने की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। इसका मुख्य कारण है कि समुद्र के पानी का घनत्व मीठे पानी के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि उसमें लवण मिश्रित होते हैं। तो इसका भी हम अभ्यास प्रयोग कर चुके हैं। तो पानी का घनत्व जैसे जैसे बढ़ता है तो उसमें वस्तु नहीं डूबती है। यहाँ पे उत्प्लावक बल गुरुत्वीय बल की अपेक्षा अधिक हो जाता है। उत्प्लावक बल दो बातों पर निर्भर करता है। वस्तु का आयतन, द्रव में डूबे हुए वस्तु का आयतन अधिक होने पर उत्प्लावक बल अधिक होता है। दूसरा, द्रव का घनत्व, जितना अधिक घनत्व उतना उत्प्लावक बल अधिक होगा। जितना अधिक घनत्व होगा उतना अधिक उत्प्लावक बल भी होगा। तो कोई पिंड द्रव में डुबाने पर वह पिंड द्रव में डूबेगा या ऊपर आकर तैरेगा या द्रव के अंदर तैरेगा, यह कैसे निश्चित करेंगे? तो ये निश्चित करने के लिए हम देखेंगे कि उत्प्लावक बल पिंड के भार की अपेक्षा अधिक हो तो पिंड तैरता है। उत्प्लावक बल पिंड के भार की अपेक्षा कम हो तो पिंड डूबता है। उत्प्लावक बल पिंड के भार के बराबर हो तो वस्तु द्रव में तैरती है। अब हम देखेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज वैज्ञानिक है, उन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसे देखेंगे। एक यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पे रबड़ से इसका प्रयोग किया गया है। तो चित्र में दिखाए के अनुसार एक बड़ा सा रबर बैंड लेकर उसे एक बिंदु पर काट दीजिए। उसके एक सिरे पर स्वच्छ धोया हुआ एक छोटा सा पत्थर अथवा 50 ग्राम का बाट बांध दीजिए। अब रबर बैंड का दूसरा सिरा उंगलियों से पकड़कर वहां पेन से चिन्हांकित करो कि कितना दूर तक वो लटकता है। पत्थर हवा में लटकाते हुए रखकर उपर्युक्त चिन्ह से लटकते हुए पत्थर तक की रबड़ की लंबाई माप करके रखिए। अब एक पात्र में पानी भरकर पत्थर उसमें फिर से डुबाएंगे। ऐसी ऊंचाई तक उसे पकड़ेंगे। तो अब फिर से रबड़ की लंबाई मापेंगे तो क्या दिखाई देगा? यह लंबाई पहले की अपेक्षा कम हुई दिखाई देगी। पहले जो लंबाई ज्यादा थी अब रबड़ की लंबाई कम दिखेगी। पानी में पत्थर डुबाने पर तने हुए रबड़ की लंबाई धीरे धीरे कम होती है और पत्थर पानी में पूर्णतः डूबने पर लंबाई सबसे कम होती है। लंबाई पानी में कम होने का क्या कारण है? पानी में पत्थर डूबने पर उस पर ऊपर की दिशा में उत्प्लावक बल प्रयुक्त हो रहा है, तो पत्थर का भार नीचे की दिशा में प्रयुक्त होता है, जिसके कारण नीचे की दिशा में प्रयुक्त किया गया बल कम हो जाता है। तो इसी उत्प्लावक बल के कारण रबड़ जो है छोटा हो जाता है। तो इस उत्प्लावक बल का परिणाम कितना होता है? वह किसी भी द्रव के लिए समान होता है क्या? सभी वस्तुओं पर उत्प्लावक बल क्या समान परिणाम का होता है? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आर्किमिडीज सिद्धांत में अंतर्भूत है। वहां पे ये जो है बताया जाएगा इसको, इसलिए हमको इस सिद्धांत को समझना है। यह सिद्धांत इस प्रकार है, कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में अंशतः अथवा पूर्णतः डुबाने पर उस पर ऊपर की दिशा में बल प्रयुक्त होता है और यह बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल पदार्थ के बराबर होता है। ऐसा आर्किमिडीज वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। आर्किमिडीज ये जो है वैज्ञानिक है, ये ईस्वी पूर्व 287 से 212 में इनका जन्म हुआ था। आर्किमिडीज ग्रीक वैज्ञानिक और प्रखर बुद्धिमत्ता वाले गणितज्ञ थे। पाई, जो गणित में हम लोग उपयोग करते हैं, का ज्ञान इन्होंने गणितीय क्रिया द्वारा प्राप्त किया है। भौतिक विज्ञान में घिरनी, कप्पियां, पहिए, इन संबंधों में उनका ज्ञान यूनानी ग्रीक सैनिकों को रोमन सैनिकों के साथ युद्ध करते समय उपयोगी सिद्ध हुआ था। भूमिति और अभियांत्रिकी में उनका अमूल्य कार्य उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त करवाते गए। बाथ टब में स्नान के लिए
उतरने पर बाहर गिरने वाले पानी को देखकर उन्होंने उपर्युक्त सिद्धांत की खोज की थी। यूरेका यूरेका यानी कि मुझे मिल गया, ऐसा चिल्लाते हुए वे उसी अवस्था में रास्ते पर दौड़े, यानी उन्हें एक सिद्धांत मिल गया। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत की उपयुक्तता बहुत बड़ी है। जहाज, पनडुब्बियां, इनकी रचनाओं में इस सिद्धांत का ही उपयोग किया जाता है। दुग्धमापी और आर्द्रता मापी ये उपकरण इसी सिद्धांत पर आधारित हैं, इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। पदार्थ का घनत्व और सापेक्ष घनत्व क्या है, इसको देखेंगे। घनत्व का सूत्र है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व की इकाई है SI प्रणाली में kg अपान मीटर क्यूब, किलोग्राम अपान मीटर क्यूब है। पदार्थ की शुद्धता निश्चित करते समय घनत्व यह गुणधर्म उपयोगी होता है। पदार्थ का सापेक्ष घनत्व पानी के घनत्व के साथ तुलना करने पर व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष घनत्व पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, यह समान इकाई का अनुपात होने के कारण यह इकाई रहित होता है। सापेक्ष घनत्व को पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ उदाहरण दिए गए हैं, हल किए गए हैं, उनको भी देखेंगे। कि पहला उदाहरण है, लकड़ी के तख्ते पर रखे खाने के डिब्बे के आधार का क्षेत्रफल। डिब्बा रखा हुआ है 0.25 यानी 0.25 m स्क्वायर है। उसका भार 50 यानी 50 N है, न्यूटन है। तो उस डिब्बे द्वारा तख्ते पर प्रयुक्त किए गए दाब की गणना करो। दाब कैसे निकालेंगे, दिया गया है क्या क्या यह क्षेत्रफल मालूम है 0.25 m स्क्वायर, 0.25 m स्क्वायर। डिब्बे का भार 50 N न्यूटन दिया गया है। दाब बताना है, तो दाब का सूत्र है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो हमें मालूम है दाब बल कितना दिया गया है 50 न्यूटन दिया गया है, ऊपर लिख दिया। क्षेत्रफल दिया गया है 0.25 m स्क्वायर, इसको लिख दिया। अब जो है इसको सरल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 200 N अपान m स्क्वायर। दूसरा उदाहरण है, यदि पानी का घनत्व 10 क्यूब kg अपान m क्यूब और लोहे का घनत्व 7.85 इंटू 10 क्यूब kg अपान m क्यूब हो तो लोहे का सापेक्ष घनत्व ज्ञात करो। पानी का घनत्व 10 क्यूब kg अपान m क्यूब, लोहे का घनत्व 7.85 इंटू 10 क्यूब kg अपान m क्यूब दिया गया है। तो लोहे का सापेक्ष घनत्व क्या होगा, लोहे का सापेक्ष घनत्व बराबर लोहे का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो जो दिया गया हुआ है हम लोहे का घनत्व लिखेंगे 7.85 इंटू 10 क्यूब kg अपान m क्यूब अपान पानी का घनत्व 10 क्यूब kg अपान m क्यूब। तो इसको सरल करेंगे तो ये 10 से खत्म हो जाता है, 7.85 उत्तर आ जाता है। उदाहरण 3 है, स्क्रू के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल 0.5 m स्क्वायर है और उसका भार 0.05 N है, न्यूटन है। तो स्क्रू द्वारा लकड़ी के तख्ते पर लगाया गया दाब ज्ञात करो, PA में बताना है। तो दिया गया क्षेत्रफल 0.5 यानी 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 का घातांक माइनस में दिया गया है m स्क्वायर, क्योंकि ये हमकी मालूम है। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्रू का भार कितना हो गया 0.5 N दिया गया है, दाब बताना है। क्षेत्रफल दिया गया है, भार दिया गया है, दाब बताना है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल कितना है 0.05 N न्यूटन बटे
0.5 इंटू 10⁻⁻6 यम स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो उत्तर आता है 10⁻6 n अपॉन यम स्क्वायर बराबर 10⁻6 PA। चौथा उदाहरण है, एक धातु के आयताकार टुकड़े का द्रव्यमान 10 kg है और इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो टेबल पर धातु का आयताकार टुकड़ा दिए गए पृष्ठभागों पर रखने पर उसके द्वारा प्रयुक्त किया गया दाब ज्ञात करो। ABCD, CDEF व BCFG किस स्थिति में दाब महत्तम होगा, सबसे ज्यादा कब होगा? दिया गया है धातु के आयताकार टुकड़े का भार mg में 10 इंटू 9.8 n पूरा करेंगे तो 98 n आ जाएगा। पृष्ठभाग ABCD की लिए लंबाई है 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 50 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणा करने पर आता है 1000 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 0.1 यम स्क्वायर। अब इस दाब बराबर कितना हो गया, बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हो जाएगा 98/0.1 बराबर 980 PA। पृष्ठभाग का CDEF के लिए लंबाई 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई 50 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर बराबर हो गया 500 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो बराबर हो गया, मीटर में चेंज किया 0.05 यम स्क्वायर यानी मीटर। तो दाब बराबर क्या हो गया, बल बटे क्षेत्रफल। तो 98 बटे यहाँ भी हो गया 0.05। तो यहाँ पे उत्तर हो गया, ये दशमलव हटाया गया सरल करने के लिए, तो यहाँ पे ऊपर 0 बढ़ गया 9800 बटे 5 बराबर 1960 आ गया। पृष्ठभाग BCFG के लिए ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर यानी 200 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.02 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, वर्ग मीटर आ जाएगा। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल 98 न्यूटन बटे 0.02 यम स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 4900 PA। अतः संपर्क क्षेत्रफल जितना कम उतना दाब अधिक। इससे स्पष्ट होता है कि संपर्क क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना दाब अधिक होता है। एक और उदाहरण देखेंगे। एक संगमरमर के फर्श के टुकड़े का द्रव्यमान हवा में 100 G यानी 100 ग्राम है। उसका घनत्व 2.5 G/cc इतना हो तो उसका पानी में द्रव्यमान कितना होगा। दिया है हवा में टुकड़े का द्रव्यमान 100 G 100 ग्राम, घनत्व 2.5 G/cc। इसलिए आयतन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे घनत्व बराबर 100 G 100 ग्राम बटे 2.5 G/cc बराबर 40 cc आता है इसको सरल करने पर। इसलिए आर्किमिडीज के सिद्धांतानुसार पानी में डुबाने पर टुकड़े के आयतन के बराबर अर्थात 40 cc इतना पानी विस्थापित होगा। इस पानी के द्रव्यमान के बराबर अर्थात 40 G यानी 40 ग्राम
इतनी कमी टुकड़े के द्रव्यमान में आएगी। इसलिए पानी में टुकड़े का द्रव्यमान 100 ग्राम ऋण 40 ग्राम 100G-40G = 60G 60 ग्राम होगा। तो इस तरह से आपने कुछ सवालों को भी देखा। अब आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।